अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 33। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। हाउसकीपर मुस्कुराते हुए हाथ छुड़ा रही थी। वो मुझसे शिकायत करने लगी कि देखिए मिस्टर खान, ये फिर नॉन सीरियस हो रहा है। अभी मैंने अपने दोस्त की हमायत में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था कि मेन गेट की समझ से तड़ गोलियां जलने की आवाज़ें आने लगी। अनहद और मैं खाने के कमरे से दीवानावार बाहर की तरफ दौड़े। लॉन पर निकले तो हमने देखा बर्मी पुलिस डिपार्टमेंट की 2 गाड़ियां एन गेट के सामने खड़ी हैं और 6-7 पुलिस वाले अपनी गाड़ियों की ओर सड़क पर किसी मूविंग टारगेट मतलब हरकत करते हुए हदफ पर गोलियां फायरिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा अभी तो वायरलेस किया था, ये पुलिस वाले इतनी जल्दी कैसे आ गए। हमें आधा देखकर एक पुलिस वाले ने हाथ हिलाए और पुकार कर कहा, तुम्हारे दोनों कैदी भाग रहे हैं, अंदर जाओ, अंदर, तुम लोग अंदर जाओ। अनहद सिंह ने मुझे वापस विला की तरफ में इमारत में धक्का दिया। वो बोला, पुलिस वालों के सामने मत आओ शेर खान, तो अंदर रहो और अभी निकलने की भी कोशिश मत करना, इन्हें बिलावजह शक हो जाएगा, फिर ये निकलने नहीं देंगे। ठीक तो है, मुझे इन लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। मैं विला में आ गया। हाउसकीपर को बुला के फिर याद दहानी करना समझाना जरूरी था, कहीं वो बेध्यानी में पुलिस वालों के सामने मेरा जिक्र न कर बैठे। मैंने नौजवान केकी को अपने साथ लिया और बालकनी में एक स्क्रीन की ओर लेकर हम दोनों खामोशी से बैठ के इंतजार करने लगे कि कब पुलिस वाले टलते हैं और मेरे रंगून की तरफ निकलने की राह कब खुलती है। पहली बार के बाद गोली नहीं चली। पुलिस वालों ने फरारियों को पकड़ लिया होगा। कम से कम आधा घंटा तो विला में जरूर रुकेंगे, इब्तदाई बयानात लेंगे और तफसीली बयानात के लिए यहाँ के लोगों को पाबंद करेंगे कि वो फ्ला स्टेशन पर आकर तफ्तीश में मदद करें और जब तक इजाज़त न मिले कहीं ना जाएं, वगैरह वगैरह। कोई 1 घंटा हम बालकनी की स्क्रीन के ओट में बैठे रहे। केके ऊँगने लगा। मुझे बेचैनी हो रही थी। हम दोनों अगर यहाँ से जल्दी रवाना न हो पाए तो रंगून जाने वाले रास्ते हमारे लिए मखदूश हो जाएंगे। पूरे 1.25 घंटे बाद नीचे हाल में लोगों की तेज़ी से बातें करने की आवाज़ें आईं। मैंने बालकनी की रेलिंग पर सर से ज़रा निकाल कर झाँका। 4-5 पुलिस वाले, ज़्यादातर अफसर लोग, खुसरे के मुँह बोले मामा और दूसरे बदमाश के रस्सियों में जकड़े हाल में ले आए थे और ली साहब की कीमती कालीन और सोफों की ऐसी तैसी करते हुए खुद भी आकर जम गए थे और उन्होंने अपने दोनों कैदियों को बिठा लिया था। अनहद सिंह और हाउसकीपर कैदियों पुलिस वालों के पीछे पीछे आए और बैठ गए। एक ही झलक काफ़ी थी। मुझे मालूम हो गया था कि अनहद और चीनी हाउसकीपर पुलिस वालों से खफा हैं और इन्हें और इन कैदियों को कहीं और बिठाने में कामयाब होने पर झुंझला रहे हैं। वो मुश्किल 2 मिनट और ये झकझक चली होगी। फिर दुनिया भर के पुलिस वालों की तरह इन बर्मी पुलिस अफसरों ने भी धौंस और हरदर्मी से काम लिया। जमकर वहीं बैठे रहे और हाउसकीपर को याद दिलाने लगे कि ली साहिब की जायदाद में आने वालों की हमेशा तवाज़ी की जाती है। जाओ हमारे खाने पीने को कुछ लाओ। हाउसकीपर को अब मैं झांक कर नहीं देख सकता था। वो चली गई थी, मगर इसके लहजे से साफ पता चल रहा था कि गुस्से में भरी हुई गई है। अनहद को शायद अंदाज़ा हो गया था कि मैं और केके बालकनी की स्क्रीन की ओर में बैठे हैं। इसने ऊंची आवाज़ में पुलिस वालों से कहा कि अगर वो कैदियों को अपने पुलिस स्टेशन ले जाकर जल्द से जल्द लॉकअप में जमा करा दें कि तो ये सबके लिए बेहतर होगा। ली साहब के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि वो बीमार आदमी है और पुलिस वाले जहां आन जमे हैं। इस जगह से ली साहिब का बेडरूम इतनी दूर है कि इनके खांसने की आवाज़ें यहाँ सुनाई देती हैं। एक पुलिस वाले ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, सिंह साहिब फिक्र ना करें, ली साहिब की खांसी की आवाज़ से हमारे सरकारी काम में कोई हर्ज नहीं होगा। अनहद को तरारा आ गया। इसकी तीखी आवाज़ सुनाई दी, मुझे जनाब की सरकारी काम के हर्ज की कोई फिक्र नहीं, मुझे अपने दोस्त के आराम की फ़िक्र है। अगर आप लोगों को इस जगह बैठकर मीटिंग करना अच्छा लगता है तो फिर इस मीटिंग को शार्ट कीजिए, समझे जनाब। दूसरे अफसर ने, जो आवाज़ से सबका सीनियर और कुछ समझदार लगता था, कहा, सिंह साहिब सॉरी, इन 2 कैदियों से इब्तदाई पूछगछ करते हुए हमें ऐसी ज़रूरी मालूमात हासिल हुई हैं जो हम ली साहब के स्टाफ के सामने दोहरा नहीं सकते। ये जगह अलग थलग है, इसलिए हम कैदी को यहाँ लाए हैं। आप मेरे असिस्टेंट की बात का बुरा ना मनाएं, हम ली साहिब को बेआराम नहीं करेंगे। अनहद बोला, कैदियों से आपको कैसी मालूमात हासिल हुई हैं? अर्ज़ करते हैं, पहली बात सिंह साहिब आपसे पूछनी है कि क्या इस वक्त यहाँ मुंगलीग में आपका कोई दोस्त पाकिस्तानी शेर खान मौजूद है? शेर खान? अनहद ने बहुत मासूमी से सवाल किया। शेर खान गुजर तो नहीं पूछते हो? वो पिछले साल सर्दियों में मेरे पास रहने आया था। अफसर हंसा। शेर सिंह नहीं सिंह साहिब, मैं शेर खान पाकिस्तानी को पूछता हूँ जो दोस्त है आपका। देखें जी, सरदार जी ने बेमुरवती से कहा, पाकिस्तानी मुझे अच्छे लगते हैं जी, बहुत से मेरे दोस्त भी हैं। उधर यूके में लंदन के साउथ मोहल्ले में पाकिस्तानियों से बड़ी दोस्तियाँ मोहब्बतें हैं मेरियाँ, पर शेर खान गुज्जर कोई दोस्त नहीं मेरा। अफसर बोला, सोच लीजिए, वैसे नाम आपने दोस्त नहीं लिया है, आपके दोस्त को शेर खान बंगश कहते हैं, गुज्जर नहीं है वो। भावे गुज्जर हो भावे बंगश हो, आपको मैंने बता दिया कि शेर खान नाम का कोई दोस्त नहीं मेरा। झूठ बोलता है साला,
किसी की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही ज़बरदस्त तमांचे की आवाज़ आई। पुलिस वाले ने बर्मीज जुबान में गाली देकर शायद बोलने वाले को तमाचा मारा था। अनंत सिंह ने खुशदिली से कहा, थैंक यू जी, ये चंगा किया जो आपने इस साले को चिमाट मारी। ज़रा भी देरी हो जाती तो मैंने इसे चिमाट मार देनी थी, पर मेरी चिमाट कोई बहुत ही हैवीवेट होनी सी, क्योंकि जी ये कुत्ता बहुत गंदे मुंह का है। अफसर बोला, ये तो कह रहा है कि आपने और आपके दोस्त शेर खान ने इसे टॉर्चर किया था, मतलब कुएं में रस्सी से बांध के डालने का निकालते रहे थे। हाँ जी सरदार बोला, बेशक जी, कुएं में डाल कर इससे पूछगुछ बेशक की है, मैंने ज़रूरी थी। आपके दोस्त ने पूछगुछ की है? अनंत बोला, मेरा दोस्त इधर होता तो ज़रूर मेरा साथ देता। मैं शेरों से दोस्तियाँ यारियाँ करता हूँ जनाब। ये शेर सिंह इधर होता तो फिर इसने भी टॉर्चर करनी थी। इंग्लैंड की तालीम शालीम अपनी जगह, इसने मार मार के दुमा बना देना था इसे। मगर मेरा यार शेर सिंह गुजर इधर नहीं था, अकेले में मैंने मारपीट की और पूछताछ की है। अब एक दूसरे पुलिस वाले ने कहा, सिंह साहिब आप यहाँ के पुराने मोअज़्ज़िज़ीन में से हो। अनंत सिंह ने इसकी बात काट दी। हमारे पंजाब में मोतबर कहते हैं, पिंड के लोग जल्दी में मोतबर भी कह देते हैं, पर बात एक ही है। एक दूसरे पुलिस ने चिढ़के कहा, अब बात को घुमाए मत। यकीनन अनहद इसने चिड़चे को घूर कर देखा होगा, मगर फिर लगा कि सीनियर पुलिस वाले ने जल्दी से हालात संभालिए बोला, सिंह साहिब ये मोंगजू गैंगस्टर का आदमी कह रहा है, आपने एक बदमाश को और काबू किया है। बताइए मोंगजू का वो मंजूर नज़र लड़का के कहाँ है? हम चाहते हैं कि आप बर्मीज़ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ताउन करें, जैसा कि आप जैसा मोअज़्ज़ज़ शहरी हमेशा करता है। प्लीज़ सर सिंह साहिब, के शेर खान मुझे हर हाल में वो चाहिए। यह परेशानी की बात है पुलिस अफसर साहिब, आप अभी तक किसी शेर खान का कहते रहे हो और अब आपको वो मंजूर नज़र के भी दरकार है। के नाम का एक मालशिया बेशक इधर स्टाफ में शामिल था, वो किधर गया किधर नहीं गया ये आप स्टाफ से मालूम करो। मैं तो जिधर मेहमान हूँ, आपको तो पता है। पुलिस वाले के लहजे में अब धमकी शामिल हो गई थी। सिंह साहिब बात मुख्तसर करें जी, ये आदमी हमें सब कुछ बता चुका है। इधर आपकी कैद में वो लड़का के भी है और आपके साथ जो विला में सूर्य इधर आया था शेर खान, इसे भी आपने यहाँ रखा हुआ है। हम आपको साथ ले लेके विला की तलाशी करेंगे, दोनों आदमी में मिलना चाहिए, ये एक तरह से आपकी जिम्मेदारी है। अनहद ने अंग्रेजी में गाली दी और गुस्से में कहा, मैं फ़ोन करके अपने वकील को यहाँ बुला रहा हूँ। आपकी जाहिलाना बातों और धमकियों का मेरे पास यही जवाब है कि मुझे अब जो भी बात होगी मेरे वकील के थ्रू होगी। किचन में जा रहा हूँ, ज़रूरत हो तो वकील के आने पर वहीं आ जाना। फिर किसी तरह हाथापाई की आवाज़ आई। पुलिस वाले ने तकलीफ की आवाज़ निकाली, उसके साथ ही एकदम चीख कहा, हैंड्स अप। इसने शायद अनहद को हथियार की जद पर ले लिया था। मेरा ख्याल है इस दूसरे ने सरदार जी को रोकने की कोशिश की होगी तो वो चोट खा गया होगा। हालात हमारे बल्कि मेरे खिलाफ जा रहे थे। इन बदमाश कैदियों ने न सिर्फ ये कि सब कुछ बक दिया था, बल्कि पुलिस वालों को कायल कर लिया था कि मैं और लड़का के विला में ही मौजूद है। मैं के को अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ स्क्रीन से हटा और दबे कदमों बालकनी से निकल आया। आखिरी आवाज़ नीचे हॉल से आ रही थी, पुलिस अफसरों की आवाज़ थी। उन्होंने अपने मातहतों को हुक्म दिया था कि पूरी जमीयत को लेकर विला में फैल जाए और शेर खान और के को तलाश करें। के की समझ में अभी तक पूरी तरह नहीं आया था कि हमें क्या करना है। वो नींद में था। मैंने बालकनी से सीढ़ियाँ उतरते हुए समझाने की कोशिश की, सुन भाई, हमारे लिए विला के पिछवाड़े एक जीप तैयार खड़ी है, इसमें पेट्रोल, राशन, कंबल सब कुछ है। चल, पुलिस पहुंचने से पहले पहले पिछले गेट से निकल चलेंगे। वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरते ठुटक कर खड़ा हो गया, पूछने लगा, किसके हुक्म पर किसने जीप पिछले गेट पर से निकाली है? मैंने कहा, सिंह साहिब ने। मेरे दोस्त सरदार जी ने विला के ड्राइवर बंसी से कहा था। इसने और हाउसकीपर ने सब तैयारियां करके जीप पहुंचा के गेट की और चाबियां मुझे ला दी हैं। क्या बात है, ऐसा क्यों पूछ रहा है भाई? लड़के के चेहरे पर परेशानी गहरी हो गई। बंसी ड्राइवर मोंगजू का खास आदमी है। ये जो आदमी पकड़े हुए है ना, मामा और दूसरा, ये दोनों तो कुछ भी नहीं हुई। बंसी इनका बास है। इसको मोंगजू को आर्डर है कि इधर जब सब गड़बड़ हो जाए तो आखिर में विला को आग लगा के निकल जाना। लड़का अजीब बात कह रहा था। पूरी तौर पर मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसका एतबार करूं या ना करूं। वो मेरा तजब्जुब देख के बोला, आपको मैं बाद में समझा दूंगा, अभी तो जो बता रहा हूँ उसका यकीन करो। बंसी एक हिसाब से मोंगजू का पार्टनर है। इसे मोंगजू रुपए में 4 आने मुनाफा देता है, बाकी हम सब लोग तनख्वाहदार हैं। के ने जिस सीधे लहजे में बात कही थी, इससे तो यकीन सा आ गया। फिर भी मैंने इत्मीनान करके पूछ लिया, तुमने पहले बंसी ड्राइवर का नाम क्यों नहीं लिया था? लड़का सर खुजाने लगा। मुझे बेचैनी हो रही थी। बताओ, मेरी बात का जवाब दो। इतना वक्त नहीं कि मेरे पास तुमको कोई खेल खेलूँ। मैं धर लिया गया तो तुम भी बच नहीं सकोगे। के ने आहिस्ते से कहा, यह बंसी मूसा का बेटा मेरा भाई है। मोंगजू मेरा कुछ नहीं, बंसी मुझे इधर लाया था। ओहो, ये तो अजीब बात मालूम हुई। मैंने पूछा, अब क्या होगा? तुम क्यों इसके खिलाफ हो गए? इसने मेरे साथ गद्दारी की है, मुझे मोंगजू के पास भेज दिया है। हाँ, वो शर्मा रहा था। मोंगजू जैसा दिखाई देता वैसा ही है।
वो सारे ही बुरे कामों में फंसा है, इसीलिए तो मुझे खरीदा हुआ है इसने। मैं बेजार हो गया हूँ, इसके साथ बदमाशी कर करके थक गया हूँ, इससे निकल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अगर रंगून चलना है तो मेरी बात मान लो। पिछले गेट पे इस बंसी ने तुम्हारे मारने को बारूद लगा दी होगी। बारूद? हाँ, बंसी को बम बनाना, आग लगाना, यही सब काम आता है, इसलिए मोंगजू इसे छोड़ के गया है। वाह, यानी सब कुछ हाथ से जाने वाला होगा तो युला को आग लगा देगा। केके ने जोर जोर से हाँ में सर हिलाया, बोला सब कुछ हाथ से निकल गया है। विला इन लोगों के काम की नहीं रही, आग बराबर लगाने का है। अच्छा तो बताओ क्या करें? निकलने का एक रास्ता है, मगर वहाँ पुलिस पहुँच गई होगी। निकलने की बात मत करो, जब तक बंसी या विला में है हम भी यहीं रहेंगे। क्यों लड़का रुहासा हो गया? नहीं नहीं, अब मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुक सकता। ये कहकर उस लुट पर झपटा। मैंने हाथ बढ़ाकर पीछे का कॉलर थाम लिया। नहीं केके बेटे, जब तक बंसी का किस्सा तमाम नहीं कर लेते हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। वो बहुत डरा हुआ था, हकलाने लगा, मगर पुलिस वालों तुम दोनों को तलाश कर रही है, छोड़ेगी नहीं। मैंने इसे जोरदार झटका दिया। हम पुलिस से बचते बचाते इस बंसी के पास जाएंगे, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मगर क्यों? मैंने देखा वो कांपने लगा था। इसलिए कि यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं बंसी और आग के हवाले नहीं कर सकता। कौन लोग हैं? तुम क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? चलो ना यहाँ से। मैंने इसके सर पर एक हल्की सी धूल रसीद की। मैं नहीं जा सकता। यह मेरा दोस्त अनहर सिंह, मेरे साथ में मेरी 2 लड़कियां हैं जिन्हें तूने चारे की तरह इस्तेमाल किया था और हमें लंबे चक्कर में फंसा दिया था। यहाँ ली साहिब है और बहुत से बेकसूर लोग हैं जिन्हें विला के साथ जलने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। केके बच्चे की तरह ठुड़कने लगा। वो डर के मारे बाकायदा लर्ज भी रहा था। मैंने जमाकी से 2 हाथ मारे और पीछे इसकी बेल्ट में पंजा फंसा के इसे आगे कर लिया। चल बेटा, अब इस साले बंसी को तलाश करो और आवाज़ बिल्कुल मत निकालना, नहीं तो मैं मार डालूंगा। हम विला के ग्राउंड फ्लोर पर थे। मैंने यहाँ बहुत कम वक्त गुजारा था। केके यहाँ महीनों से रह रहा था, यकीनन पूरी तरह वाकिफ होगा। मैंने कहा केके, पहले मैं बंसी के क्वार्टर में ले चलो। कहने लगा वो क्वार्टर में नहीं, इस वक्त गिराज में होगा। गिराज चलो। गिराज में पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होगी, वो जब भी आते हैं वहीं खड़ी करते हैं, मुफ्त में ऑयल चेंज कराते हैं और सर्विसिंग के चक्कर में रहते हैं। मैंने कहा पुलिस वाले सब जगह हैं, गाड़ियों के पास हुए भी तो ड्राइवर ही होंगे, इनसे निपट लूँगा। चलो, इसने मरी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन समझ लो पुलिस वाले तो जो करेंगे सो करेंगे। बंसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो बस मुझे गोली मार देगा। मैंने कहा तू नहीं चला तो बस मैं भी तुझे गोली ही मार दूंगा। और क्या करना है, इससे चलता रहे। गिराज की तरफ जाने के लिए बरामदे में निकलना जरूरी था और बरामदे में मुझे याद था कि वहाँ पत्थर के भारी गमलों में कतार से अनोखे इस्तवाई दरख्त सजे थे, वक्त ज़रूरत जिनकी ओट ली जा सकती थी। बरामदे की तरफ हॉल के बराबर से एक तंग रास्ता गुजरता था। मैं केके को बेल्ट से पकड़े हुए हाल में लाया तो जिस वक्त खाली था। इस तंग रास्ते में तेजी से घूम रहे थे कि धड़ से कोई सामने आया और केके से टकरा गया। केके ने और टकराने वाले ने एक साथ खौफ की आवाज़ निकाली थी। मारे गए, मैंने सोचा, मगर वो कोई औरत थी। ओह, वो चीनी हाउसकीपर थी। कहने लगी तुम्हारे पास ही आ रही थी। चलो मिस्टर सिंह, किचन में है। हम काम से जा रहे हैं। सिंह से को किचन से पुलिस को दूर रखना। हम एक काम के आदमी को पकड़कर बांध कर वहाँ ला रहे हैं। बांध के? हाँ, बरामदे की तरफ मत जाओ, उधर पुलिस है। कितने ज़्यादा आदमी हैं? 2-3। तुम इन्हें बरामदे से हटा सकती हो। हाउसकीपर ने पूछा कैसे हटाऊँ? कुछ करो। हम सामने के गमलों के उठ के इंतजार लेते हैं। 2 मिनट में कुछ कर लेना, टाइम नहीं है। अच्छा क्या करूँ? हॉल बराबर से निकलती है हॉल में पहुँच गई। हम बरामदे के सबसे पहले हुए झाड़ की ओट में आ गए। हमने देखा 3 पुलिस वाले कुछ दूर बरामदे से उतरकर लॉन पर आ रहे थे। मैं केके की बेल्ट थामे दम साधे गमले की ओट में झुका हुआ था। केके समझो गमले के गिर्द कुंडली मार के लेट गया था। हमने उस कीपर को 2 मिनट दिए थे। पहली बार मुझे मालूम है कि 2 मिनट कितने तवील होते हैं। दिल धड़के जा रहा था। अगर वो तीनों पुलिस वाले लॉन की तरफ से टहलते हुए फिर बरामदे में चढ़ाएं तो हम मारे जाएंगे। खबर नहीं उस कीपर ने क्या तरकीब सोची है। बस सांस रोके दुआ पड़ते हुए इंतजार ही किया जा सकता है। 2 मिनट कब के पूरे हो चुके थे, कोई फायदा नहीं। मैंने धीरे धीरे में कहा कोई फायदा नहीं। और इसी वक्त जब मैं मायूसी में गमले की ओर छोड़ने ही वाला था कि अंदर किसी भारी बर्तन के गिरने और झंझनाने रहने की आवाज़ के साथ औरत की चीख सुनाई दी। औरत ने बर्मी जुबान में फरियाद भी की थी, बचाओ। लॉन की तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आने लगी। मैंने केके की बेल्ट को झटका दिया। अब पुलिस के सिपाही लॉन की तरफ से बरामदे में आ रहे थे। हमें इनके और अपने बीच गमले की ओट रखने के लिए हरकत में रहना जरूरी था। वो दौड़ते हुए बरामदा चढ़े। हम गमले से लिपटे लिपटे लॉन की तरफ खिसक गए और जैसे ही तीनों हॉल में जाने के लिए तंग रास्ते की तरफ झपटे, हम दोनों बेआवाज लॉन के रुख को कूद गए। गिराज की तरफ चलो। मैंने केके को फिर झटका दिया। गिराज तक पहुंचने में 1 मिनट लगा होगा। हमारा ये 1 मिनट समझो घास पर नहीं बर्छियों पर दौड़ते सर्फ हुआ। 12-14 बरस के एक लड़के ने मुझे और केके को भागते देखा। वो शायद घास पर से पत्ते समेट रहा था।
केके ने होंठों पर उंगली रखकर इसे चुप रहने का इशारा किया। लड़के ने समझदारी से इस बात में सर हिलाया। मालिक का असिस्टेंट है, ये किसी से नहीं कहेगा। गिराज में घुसते ही में एक पुलिस वाला नजर आया। वो अपनी सरकारी गाड़ी का बोनट उठाए नए टिन से धार बांधकर इंजन में तेल डाल रहा था। इतने दिमाग से अपने काम में लगा था कि हम तकरीबन इसकी नाक के नीचे से गुजरकर गिराज में पहुंच गए। मैंने अपना हथियार फायर के लिए तैयार कर लिया। अंदर शाप से थोड़ा चलाने की आवाज़ आ रही थी। केके ने इशारा किया, यानी इस तरफ बंसी होगा। मैं केके की बेल्ट में हाथ फंसाए सुकून से शाप में दाखिल हुआ। दूसरा पुलिस वाला यह अंदर मसरूफ था। वो एक चिपटा धात का टुकड़ा ब्लॉक पर रखे हुए था और ओवरऑल पहने एक मिस्त्री सा आदमी, जिसका बाद में पता चला कि यही बंसी है, धात के इस टुकड़े को थोड़े से कूट कूट कर सीधा कर रहा था। हमारे दाखिल होने पर पुलिस वाले ने सर उठा के देखा और कोई खास तवज्जो दिए बगैर फिर सर झुका लिया। बंसी ने सर उठा के देखा। इसके हथौड़े वाला हाथ मैकेनिकी अंदाज में चलता रहा। इसने केके को मुझे देखा और हमें वहां देखकर हैरत और खौफ में इसका हाथ बहक गया। हथौड़े की पूरी जर पुलिस ड्राइवर के हाथ पर पड़ी और उसने डकारते हुए तकलीफ की आवाज़ निकाली, बल्कि ठीक ठाक चीख मारी। बाहर से आयल डालने वाले पुलिस की आवाज़ आई, अरे क्या हाथ तोड़ लिया तूने? मैंने जवाब में कहा, हाँ, जरा इधर आना। मैंने अपने हथियार का रुख बंसी और हाथ की चोट खाए अपनी की तरफ रखा था। वो भी अभी तक समझ चुका था कि हम कौन हैं। आयल का डब्बा उठाए पहला पुलिस वाला आया तो मैंने इसे भी अपनी हैंडगन के इशारे पर बंसी के और दूसरे के पास खड़ा कर दिया। बंसी ने एक बार इससे ये ज़रूर कहा था कि हम वही दोनों हैं जिन्हें वो लोग तलाश कर रहे हैं, मगर जब मैंने इसकी पिंडी पर अपने जूते की टो से एक भरपूर ज़रब लगाई और इसे चुप रहने का मशवरा दिया तो वो खामोश हो गया। केके अपने रिश्ते के भाई से आंख नहीं मिला रहा था। बंसी भी समझ गया था कि इसकी असलियत मुझ पर खुल चुकी है। ज़ाया करने को वक्त नहीं था। सबसे पहले मैंने करीब खड़े बंसी की टांगों के बीच घुटने की ज़रब लगाई, साथ ही साइलचोर पुलिस वाले के सर पर अपनी हैंडगन की नाल से चोट दी। दूसरा पुलिस वाला अब तक हाथ की तकलीफ में बावला हो रहा था। इस अचानक हमले के मतलूबा नताइज निकले। बंसी तकलीफ में दौरा हो गया। इसका सर मेरे सामने से झुका है जैसे कोई खुशामदी दरबारी बादशाह को सलामी पेश कर रहा हो। मैंने सीधे खड़े हाथ की एक भरपूर ज़रब बंसी की गर्दन पर लगाई। उस खून से लंबा लंबा लेट गया। अब कुछ देर के लिए वो खतरे का बायस नहीं रहेगा। मैंने गन की चोट से चकराते हुए पुलिस वाले के पीछे जाकर देसी पहलवानी दाव लगाते हुए हथौले चला दिए, यानी इसके बगलों में हाथ डालकर अपने पंजों को इसकी गर्दन पर जमाया और उलझा लिया। वो गाली बकबक के हथौड़े की चोट वाले से कह रहा था कि मार इसको पकड़ ले, मारना साले, खड़ा क्या है। तकलीफ के बावजूद पुलिस वाले ने मेरे घुटने पर ठोकर मारी जो खासी कारामद रही, मगर मैं झेल गया। बंसी और पुलिसिये के खिलाफ मेरी कार्रवाई का केके ने अच्छा असर कबूल किया था। मैंने जब काके हथौड़े की चोट वाले को संभाल तो केके ने मेरी तरकीब पर बेढंगेपन से सही मगर फौरी अमल किया और पुलिस वाले के पेट के नीचे घुटना देकर इसे लिटा दिया। अब सूरत हाल 100% हमारे हक में थी। बंसी बेहोश था, दोनों पुलिस वाले थे तो अपने पैरों पर खड़े, मगर एक तकलीफ में था और दूसरा मेरे दाव के फंदे में फिलहाल बेबस था। मैंने केके से कहा, थोड़ी की चोट वाले को खाली मत छोड़, इसको बेबस कर दे। लड़की की समझ में कुछ आया कुछ नहीं, ताहम इसने तकलीफ में झुके हुए जख्मी पुलिस वाले को इसके चेहरे पर घुटने की एक और चोट लगाकर गिरा दिया और इस पर सवार हो गया। मेरे बिल्कुल सामने पुराने टायरों का केबन या समझो मुर्गी डरबा सा था। मैंने अपने बेबस किए हुए सरकारी आदमी से जान छुड़ा ली। इसे पूरी कुव्वत से इस कैबिने में फेंक दिया। देसी दाव खुलते ही मेरा मुखालिफ विपरीत आज़ाद बैल की तरह मुझ पर हमला करने को उठा, मगर टायरों के स्टोर में वो जोर से गिरा था कि तवाज़ुन बरकरार न रख सका था और लुढ़कते हुए टायरों पर फिसलकर लम्हे भर के लिए बेबस हो गया था। मैंने स्टोर का लोहे की सलाखों वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और ताले की चाबी घुमा दी। जब तक पुलिस वाला खुद को टायरों से आज़ाद करता है, चाबी मेरी जेब में थी। पुलिस वाले ने अपने देहाती बर्मी जुबान में भगते झकते हुए चेस्ट से पूरा बिलास सर पर उठा लिया और अपने अफसरों साथियों को नाम ले लेकर पुकार रहा था। मैंने सोचा अगर 1 मिनट इस तरह चीखता रहा तो सब पुलिस वाले इधर ही दौड़ाएंगे। कोने में 4 गेले में एक डब्बा रखा था। मैंने झपट के उठा लिया। ढक्कन खोल के सूंगा पेट्रोल था। मैंने सलाखों के पास शोर मचाते बकवास करते पुलिस वाले को निशाना बनाया और टिन का आधा पेट्रोल इस पर फेंक दिया। केके अपनी जेब से माचिस तो निकाल जरा, मैंने इत्मीनान से कहा। हालांकि मुझे यह भी मालूम नहीं था कि ये लड़का सिगरेट बीड़ी पीता भी है। पेट्रोल की बू सुनते ही, माचिस का नाम सुनते ही अंदर टायरों पर पड़ने शोर मचाते पुलिस वाले ने दम साध दिया। ऐसा लगता था इसके मुंह में जुबान ही नहीं है। केके ने जख्मी पुलिस वाले पर बैठे बैठे अपनी जेब से माचिस निकाल कर बजाई तो मैंने इसकी तवज्जो की। लो सर, माचिस लो, ये कहते हुए इस केके की बाँछें खिली जा रही थी। मैंने माचिस की एक तीली निकाली। टायर पर बैठे पेट्रोल में भीगे पुलिस वाले को माचिस और तीली दिखाकर ऐसा इशारा किया जैसा कि मैं माचिस बस जलाने वाला हूँ। वो आंखें फाड़े था और मुर्दा पुलिस वाले की तरफ पीला पड़ा हुआ था। मेरी तरफ देख किसने हाथ जोड़ दिए। मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर इसे चुप रहने का इशारा किया तो वो जोर जोर से हाँ में सर हिलाने लगा। इसके हाथ इसी तरह खुशामद में बंधे हुए थे।
अब तक एक स्कीम मेरे जहन में पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। बंसी बेहोश था, वो करवट बदले हुए एक बार कराहा भी था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि 3-4 मिनट उस तरफ पड़ा रहेगा। सामने केके पुलिस वाले पर चढ़ा बैठा था। मैंने जेब से अपनी हैंडगन फिर निकाली। केके, बच्चे इस गद्दे पर से अब उठ जाओ, मुझे इससे बहुत काम लेना है। केके उठा तो उलझे दिमाग के पुलिस वाले ने सर झटक कर अपने पेट्रोल में भीगे साथी को देखा, फिर हमें देखा, बोला, तुम दोनों बच नहीं सकते हरामी। अभी तक फर्श पर बैठा था। मैंने हैंडगन इसकी सूरत की तरफ सीधी की और चुप रहने का इशारा किया। केके अपने कजन बंसी को कसमसाते देख रहा था। मैंने कहा, यह भी 2 मिनट और सोएगा, इसकी फिक्र मत करो। इस पुलिस वाले दोस्त को खड़ा करो, मुझे कुछ देर के लिए इसकी वर्दी चाहिए। वर्दी? केके की समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा, हाँ, इसकी कैंचली, कुछ देर के लिए मुझे इसके ये गंदे कपड़े उधार लेना है। केके समझ के मुस्कुराने लगा। पुलिस वाले ने समझ के गालियां बकना शुरू कर दी। मैं उतनी देर इसकी तरफ अपनी हैंडगन सीधी किए रहा जितनी देर के लिए इसे इसकी वर्दी से आज़ाद करता रहा। वर्दी ज़्यादा मैली नहीं थी। अंदर पहना हुआ बुनियान और अंडरवेयर बहुत ही मैला था। केके इससे वर्दी लेकर हटा तो वो फिर बकबक करने लगा। मैंने टिन का बाकी पेट्रोल अचानक इस पर उंडेल दिया। बर्मी पुलिस वाले के सर के बाल तक भीग गए थे। इसने आंखें मलते हुए मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाली जो फरियाद जैसी सुनाई दी थी। गालियां बहरहाल नहीं थी। मैंने कहा, लांस नाइक तो अंदर से बहुत गंदा है, चलिए पेट्रोल से सफाई तो हो जाएगी। पुलिस वाले की वर्दी पहनने से पहले मैंने इस अधनंगे को इसके साथी के पास टायरों के मिनी गोदाम में बंद कर दिया। वो दोनों पेट्रोल में भीगे मुझे बुरा भला कहने के बजाय अब एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। मैं जब तक पुलिस की वर्दी पहनकर तैयार हुआ उस वक्त तक बंसी को होश आ गया था। मैंने केके को भेज के पुलिस वैन से हथकड़ी की एक जुड़ी मंगवा ली। इसे बंसी के हाथ में डाल के एक जिम्मेदार पुलिसमैन की तरह अब मैं भी खटके विला के किचन तक जाने की हालत में आ गया था। केके माचिस इसे वापस करते हुए मैंने पुलिस वालों से कहा, ये यही बैठेगा, तुम्हारी खबर लेता रहेगा। अगर शोर मचाया तुमने तो मेरा ऑर्डर है, ये एक तिली जला के तुम्हारे ऊपर फेंक देगा और चला जाएगा, समझे। केके के लिए फौरी भेस बदलने का सामान कहाँ से आता। मैंने एक तरफ पड़ी पलंग की फूलदार चादर इसे उड़ने को दी। अपने उतारे हुए सिविलियन कपड़े भी केके को संभाल कर रखने के लिए दिए ताकि हम 3 आदमी इस एरिया से बाहर आ गए। हम यानी एक नकली पुलिस वाला, एक नकली कैदी और एक जाली औरत या लड़की चादर के पीछे से अपने जीन्स और टेनिस शूज दिखाई हुई। बरामदे के गमलों के पास एक पुलिस वाला खड़ा था। इसने मुख्तसर जुलूस को इधर से निकलते और लान पर 2 कदम चलकर सीधे हाथ घूमते देख लिया। पुकार के पूछने लगा, क्या भाई, किसको पकड़ा। मैंने मुड़ते हुए ठग कर इसे देखा। जुलसे हुए लहजे में कहा, साहूकार को। हा हा हा। वो मेरे फौरी जवाब से खुश हो बोला, ये जनानी कौन है। यानी केकी का आर्जी बेस काबिल कबूल था। दूर से इसे औरत समझा जा रहा था। मैंने कहा, इसकी रखेल और कौन होगी, क्या कर रहे थे। अब के बरामदे वाले पुलिसमैन के लहजे में शरारत बहुत वाज़ेह थी। क्या करेंगे, तू ही बता भोलेनाथ। सेठ लोग, साहूकार लोग क्या करते हैं। मैं बंसी को थामे थामे घूम गया। दूर तक पुलिसमैन की अहमकाना हंसी की आवाज़ सुनाई देती रही। आगे एक कमरा खुला दरवाज़ा था। बर्मी सेविंग में मुलबूस एक मुलाजमा कमरे में फर्श पर गिले भारी तोले से पहुंचा दे रही थी। मैंने दिल में कहा, लोग गड़बड़ हो गई, मगर साथ का लड़का होशियार होता जा रहा था। इसने मेरा खौफ मेरे चेहरे पर पड़ लिया और धीरे से कहा, यह नई औरत है, किसी को नहीं जानती। हम तीनों को आते देखकर औरत कपड़ा छोड़ अदब से एक तरफ खड़ी हो गई। मैं गिराज से चला था तो बंसी की कमर में अपनी हैंडगन टिका के चला था। अब वो औरत के बराबर से गुजरता वो कुछ देर बेचैन होने लगा तो मैंने इसकी गर्दन पर गन की नाल और चबो दी। कमरे से निकले तो एक अंदरूनी सेंसा दिखाई दिया। शहर में आने से पहले मैंने केके को इशारा किया था। आहट ले और देख के, इधर कोई आ तो नहीं रहा। केक ने दाएं बाएं चेहरा घुमा के सुनने की कोशिश की। जाहिर है उस घर को खूब अच्छी तरह पहचानता था। इसे कहीं कोई अनोखी आवाज़ सुनाई दी होगी तो मुझे सब्र करने का इशारा करता हुआ वो दरवाजे का पट थाम के रुका रहा। फिर मैंने भी वो आवाज़ सुन ली। कुछ लोग 3 या 4-6 आदमी अपने जूतों से आवाज़ें करते इसी तरफ आ रहे थे। केके ने मुझे बाजू से थामा और हम कमरे में वापस हो लिए। हमने देखा लोहे का एक घुमावदार सीना ऊपर किसी स्टोर या 2 छत्ती की तरफ चला गया था। केके बिल्ली की तरह नरमी से पैर रखता जीने पर चढ़ गया और एक तंग नजर आने वाले दरवाजे के पीछे गायब हो गया। मैंने बंसी की कमर में गन का ठोका दिया। सरगोशी में कहा, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्ली की तरह तू भी चढ़ और सांस रोक दे। हम जीना चढ़कर 2 छत्ती के दरवाजे पर घुसे ही थे कि नीचे आधे मिनट पहले छोड़े हुए कमरे में वो धड़धड़ाते हुए घुस आए और तेज तेज बातें करने लगे। आवाज़ों ही से पुलिस वाले लग रहे थे। कोई अफसर ही बकबक किए जा रहा था। वो मातहतों को बेरुखी हिदायत दे रहा था। खामोशी से हर जगह दाखिल होना जरूरी है वरना तुम्हारी आहट से वो लोग होशियार हो सकते हैं। कहने लगा, मज़ा तो जब है कि इनके लोग को सर पर अचानक खड़ा हुआ जाए, समझे। मैंने दिल में कहा, वाह बेटा,
सबसे ज़्यादा शोर तो तू ही कर रहा है, माहिर कहीं का। मगर जो अगली बात इस माहिर ने कही, इससे मेरा खून जैसे खुश्क हो गया। किसी पुलिस वाले को मुखातिब करते हुए कहने लगा, ए समा, जा बेटा तू सीढ़ी चढ़ के देख ऊपर क्या है। ऊपर? समा की काहलों जैसी तक आवाज़ सुनाई दी। ऊपर क्या होना है सर? काट कबाड़ होगा। अफसर ने गुस्से में पूछा, अरे तूने देख लिया जो ऐसा बोलता है? समा खुशामद करने लगा, नहीं सर देखा तो नहीं, बस ऐसा ही कहता हूँ। जा ऊपर जा गधा। अफसर नाराज हो गया, बोला, हाँ मैं इधर ही खड़ा हूँ, तुझसे रिपोर्ट लेके आगे जाऊँगा। हाँ सर एकदम सर। इस काली डर के मारे हुए हवा हो गई थी। उधर तो छत्ती में जिसे खाली समझ के हम बंसी को लेकर घुसे थे, हमें अजीब ही मंजर देखने में आया था। एक नौजवान, बहुत नौजवान जोड़ा, विला के नौकर, लड़का लड़की, काट कबाड़ से बड़े स्टोर में एक दूसरे की बाहों में लिए राजो न्याज में उलझे हुए थे। और के वक्त होता तो बंसी इन्हें पकड़ के हाउसकीपर या मालिक के सामने ला खड़ा करता, ताकि देखिए सालों की उम्रें देखिए और इनकी हरकतें देखिए। मगर इस वक्त उन्हें अपना मसीहा समझ के खुशामद से देखने लगा कि शायद इसे बचा लेंगे। मसीहा तो मैं भी नहीं समझा था, मगर कोई चाराकार नहीं था। मैंने इन्हें इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने केके को इशारा किया कि वो टूटी संघार में इसके पीछे छुप जाए। बंसी को गले से पकड़े हुए मैं इस आशिक माशूक पार्टी की तरफ बढ़ा। मेरा पिस्तौल देख के वो समझ गए थे कि आवाज़ बिल्कुल नहीं निकालनी। रुमान तो इनका कभी का हवा हो गया था, इसकी जगह खौफ ने ले ली थी। मगर वो एक दूसरे की गर्दन में बाहें डाले गर्दालू दीवान पर इसी तरह सिमटे बैठे थे, चेहरे से चेहरा भिड़ाए, डर के मारे दूर खिसकना तक भूल गए थे। मैंने दोनों के करीब अपना चेहरा पहुंचाकर साफ सादा बर्मी में कहा, पुलिस हमारे पीछे सीढ़ी चढ़ती आ रही है, हम टूटे फर्नीचर के पीछे छुपते हैं, आवाज़ मत निकालना, मार देंगे। तुम इसी तरह चुम्मा शुम्मा करते रहो, रुको मत, समझे? लड़के ने डर के मारे जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया। मैं बंसी को गले से पकड़े पकड़े काट कबाड़ के पीछे रेंग गया। घूमे हुए जीने पर समा नामी पुलिस वाले के हाँफ हाँफ के चढ़ने की आवाज़ बिल्कुल करीब आ रही थी। फिर हमने इसके ओए कहने की आवाज़ सुनी। वो डर भी गया था और शायद नौजवानों को धमकाकर बदमाशी से बाज रखना भी चाहता था। हमें लड़का लड़की की खौफ की सिसकी भी सुनाई दी। नीचे अफसर ने पूछा, क्या बात, ऊपर कोई है? काहिर पुलिस वाले ने कहा, बच्चे हैं, लड़का लड़की बदमाशी कर रहे हैं। अच्छा और क्या है ऊपर? काट कबाड़ है, पर ये इधर छुपे बैठे हैं, कैसी बेशर्मी की बात है। भला देखिए कौन सी जगह ढूंढी है सालों ने, बेहया। चल चल उतर, बकवास कर रहा है। मगर सर ये भी कोई बात है, इन लड़का लड़की को, चल साला गधा, लड़का लड़की की जा रहा, नीचे आ, मत सता बच्चों को। बच्चे नहीं सर, खैर जैसा आपका हुक्म, कहता हुआ वो बड़बड़ाता उतरने लगा। हमें क्या जी, भुगतेंगे इनके माँ बाप। बताओ, छोड़ रखा है, साले यहाँ घुसे हुए घपला कर रहे हैं। साहिब बोलता है मत सता बच्चों को। अरे ये बच्चे हैं बदमाश, साले अय्याश तो नहीं। एक बार और अफसर ने से डांटा और ये पार्टी कमरे से निकल गई। मैं बंसी को काट कबाड़ के पीछे से घसीटता हुआ निकला तो दीवार पर दोनों आशिक माशूक लुंडर लपाड़ी एक दूसरे से दूर एक एक किनारा पकड़े सिमटे हुए बैठे थे। मैंने सामने आकर कहा, शाबाश, अब आओ हमारे साथ चलो। नहीं, लड़की बोली। क्यों नहीं? मैंने पूछा। लड़के ने कहा, तुम हमें ली साहिब के सामने ले जाकर खड़ा कर दोगे। मैंने हंस के इत्मीनान दिलाया, नहीं, ली साहिब के सामने खड़ा नहीं करूंगा, इनाम दूंगा, तुम दोनों ने बचाया है। इसे ड्राइवर बंसी को कहाँ ले जा रहे हो? लड़की ने हिम्मत करके पूछा। हम इस बंसी को बजाएंगे। बजाना समझती हुई लड़की ने इनकार में सर हिलाया। लड़के ने कहा, तुम इसे मार दोगे? शाबाश, बिल्कुल ठीक समझे, हम बंसी ड्राइवर को मार लगाएंगे, तुम्हें और सबको ये तमाशा दिखाएंगे। इसने क्या किया जो इसे मारेंगे? ये हरामी सबको, तुम्हें, तुम्हारे मालिक ली साहिब को, विला के सब आदमी को बम से उड़ाने वाला था। नहीं नहीं, बंसी ने केके को घूरते एहतजाज किया। गिराज के बाद से इसने पहली आवाज़ निकाली थी। मैंने मुड़े बगैर गन वाला हाथ चलाकर इसे बीच में बोल पड़ने की सजा दी। फुलाद की जब से बंसी का होंठ सूजने लगा। लड़की ने नफरत से बंसी की तरफ देखा, बोली, ये साला बदमाश भी है, सफाई को जाती थी तो मुझे गिराज में पकड़ लेता था। लड़का जज्बाती हो गया। इसने अपने दोनों पंजों को उलझाकर बूदा सा बना लिया और बंसी की गुद्दी पर इस बूदे का भरपूर वार किया। इस जब से बंसी लड़खड़ा गया। ठीक है ठीक है, अभी हम इसे खर्च नहीं करना चाहते। इस साले ने जगह जगह विला में बारूद बिछाई हुई है, पहले इससे सब जगह मालूम करना है, फिर कहीं जाके इसे मार दोगे तुम लोग। ये केके तो सुना है इसका भाई है। लड़की परेशान हो गई। तुम गलत समझी, हम इसे मारेंगे नहीं, सबको लेकर निकल जाएंगे, इसी विला के पिछले गेट से बांध कर चले जाएंगे। जब बहुत दूर पहुंच जाएंगे तो राइफल से निशाना लेके इसका अपना लगाया बम हम उड़ा देंगे। बस ये अपने ही बम के धमाके से उड़ जाएगा। एक पंथ दो काज। बंसी ने अब बाकायदा रोना गड़गड़ाना शुरू कर दिया। मैंने गुद्दी में हाथ देकर इसे आगे किया। इतनी थोड़ी सी जगह में वो खुशामद कर रहा था, गड़गड़ा रहा था, तो इसकी आवाज़ बहुत गूंजती थी।
हम इसे अनहद के पास ले जाना चाहते थे ताकि जो पूछना है मारपीट के पूछ ले। रुको, लड़की बोली। मुझे पता है इसका बारूद और बम कहाँ रखा है। खूब, लड़की बहुत अच्छी बात कह रही थी। बंसी ने मुंह से किसी किस्म की आवाज़ निकाले बिना इनकार में जोरों शोर से सर हिलाना शुरू कर दिया। मैंने इसकी तरफ से तवज्जो हटा ली। लड़की ने अपने आशिक की तरफ शर्मा के देखा, बोली, वो जो मालिक का सामान रखा जाता है ना, पंप हाउस के बराबर कोठी में। लड़की ने भी मुस्कुरा के हाँ में सर हिला। अच्छा अच्छा, वो। मैंने भी मुस्कुरा कर दोनों की तरफ देखा। अच्छा, वो तुम लोगों की मुलाकात की कोठली। लड़की ने जल्दी में कह दिया हाँ। लड़की गड़बड़ा के, नारे नहीं। अच्छा आगे बताओ, क्या वहाँ इसने बारूद बम छुपाए हुए हैं? ना जी ना, वहाँ पे भी। मतलब ये कुक्की बेटी को लेके जाता था। कुक्की बेटी? मैंने परेशान होकर अपने साथी केके की तरफ देखा। इसका चेहरा रश्कर तो खून की वजह से सुर्ख बल्कि ब्राउन हो गया था। इसने एक मरतबा बंसी की तरफ देख एक लफ्ज़ अच्छा कहा और झपटकर बंसी के पेट के नीचे हिस्से में घुटने की भरपूर ज़रब लगाई। हाँ या हाय जैसी कोई आवाज़ बंसी ड्राइवर ने अपने मुंह से निकाली और चकरा के स्टोर के फर्श पर गिर गया। वो यकीनी तौर पर बेहोश हो गया था। इस कमीने आदमी की दिल फेंक बदकानी इतनी ज़्यादा थी कि लगता था ये अपने रकीबों के हाथों में ख़त्म हो जाएगा कि बमों और बारूद के बारे में मुफीद इत्तलात हमें नहीं मिल सकेंगी। मैंने केके को समझाया कि भाई इतना ज़्यादा तैश न दिखाओ, आखिर को तुम्हारी खालाजाद भाई है। इसकी बद किरदारी की वजह से वक्त से पहले इसे नाकारा मत करो और अभी कुछ देर जिंदा भी रहने तो ये ज़रूरी है। नौमर लड़की मारपीट से डर गई थी। कहने लगी, मुझे नहीं मालूम था कि कुक की लड़की की बात सुन के लड़का इतना बुरा मनाएगा। मैं कहती भी नहीं। मैंने कहा जो हो गया जाने दो। ये बताओ बम बारूद वाली जगह का क्या कह रही थी? वो बोली, इस कोठरी में कुक की लड़की इसके लिए किचन से खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें लाया करती थी। ये दोनों पहले बैठ के वो सब खाते पीते थे। फिर लड़के ने, जो अब एक जिम्मेदार आदमी की तरह लग रहा था, अपने महबूबा को हूँ कह के रोक दिया कि वो गैर जरूरी बातों का जिक्र न करे। लड़की फिर शर्मा गई थी। बोली, इस कोठरी में कुक की बेटी अपने और इसके लिए खाने की चीज़ें छुपा के भी रखती थी। जब ये दोनों वहाँ से होके चले जाते थे तो मैं जाकर तलाशी लेती थी। कभी कभी कोई अच्छी चीज़ मिल जाती थी। केके अपनी साबिका महबूबा की बेवफाई का सुनकर गुस्सा गया था, मगर लड़की का महबूब अपनी महबूबा की चालाकियाँ सुन सुन के मुस्कुरा रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, जानवर की दास्तान अभी जारी है। बक़िया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।